डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? क्लास 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मंथली टेस्ट के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बात कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में हो सकता है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी हों, तो इसलिए आप अपना लर्निंग कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आप अच्छी लर्निंग करते रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, अच्छा परिणाम पाएंगे। अगर आप अच्छी लर्निंग नहीं करेंगे तो आपका अच्छा परिणाम नहीं आएगा। वह आप अपने मंथली टेस्ट में भी देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अपना मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 6, तो टुडे वी विल लीड इन नेक्स्ट टॉपिक। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है हीट एनाथैल्पी और हीट कंटेंट। एनाथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ड एनाथैल्पी इज derived from GK that in Thorp's heat, मतलब एनाथैल्पी is equal to heat whose meaning appears to mean total heat associated with system. Enthalpy of a system is equal to the sum of its internal energy and PV energy. जो मतलब किसी निकाय की जो एनाथैल्पी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है पीवी ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो लिख देंगे H इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी। फर्स्ट है हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट क्यू required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called its heat capacity. तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू हीट गिवन Q अपॉन डेल्टा T। तो ये जो हीट कैपेसिटी होती है इसे बोलते हैं हम ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी को बोलते हैं हम ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता बराबर होता है ऊष्मा की मात्रा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा T को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, जहाँ पर T1 प्रारंभिक ताप होता है और T2 उस पदार्थ का अंतिम ताप होता है। और किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। इसका मात्रा केल्विन या जूल प्रति केल्विन में व्यक्त किया जाता है। ऊष्माधारिता का जो मात्रक है वो कैलोरी प्रति केल्विन या जूल प्रति केल्विन में व्यक्त किया जाता है। पीछे केवल मैं कैलोरी मिस कर गया था, तो मैं पूरा बता देता हूँ, दोबारा से आप सुन लेंगे। सामान्यतः जनरली ऊष्माधारिता का जो मात्रक है वो कैलोरी प्रति केल्विन या जूल प्रति केल्विन में डिफाइंड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट क्यू रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब किसी पदार्थ का 1 मोल का जो तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक जो उसकी रिक्वायरमेंट जो ऊष्मा की मात्रा है Q, उसकी मोलर ऊष्माधारिता Cm कहलाती है। ठीक है, तो ये Cm है। Cm बराबर अमाउंट ऑफ हीट Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। डेल्टा T को लिख देंगे T2 माइनस T1। ओके, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी, इसके बारे में लिखेंगे। द फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक्वायरिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर दैट इज एग्जाम्पल diffusions of gases from the region of high pressure to low pressure. Second है flow of reviews from mountains to sea. Third है flow of heat from hot reservoir to cold reservoir. Fourth है flow of water from a higher level to lower level. इसका मतलब ये होता है जो स्वतः परिवर्तित होता है या अस्वतः
परिवर्तित, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी मतलब स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। देखो इसमें बिना किसी बाह्य सहायता के होने वाले फिजिकल एंड रासायनिक केमिकल जो चेंजेस हैं वो स्वतः ही परिवर्तित परिवर्तन या स्वतः परिवर्तित प्रक्रम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गैस का अधिक दाब से कम दाब के क्षेत्र में विसरण, नदियों का पहाड़ से समुद्र की तरफ प्रवाह, गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर उष्मा प्रवाह, जैसे का दे रखा है फ्लो ऑफ रिवर्स फ्रॉम माउंटेन्स टू सी, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वर टू कोल्ड रिजर्वर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब जो जल का उच्च जल से निम्न तल की ओर प्रवाह है, गर्म निकाय से ठंडे निकाय, ये सब जैसे क्या जल का है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। इसी में सेकंड आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो द चेंजेस एक्वायरिंग विद द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर आर कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो विड्रॉ ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, तो इसके बारे में हम लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जो बाह्य कारक के प्रभाव के कारण संभव होते हैं, अश्वेत परिवर्तन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे कुएं से पानी निकलना, ठीक है, कुएं से पानी निकलना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसमें आता है एंट्रोपी एंड इम्पोर्टेंट स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी एंड इम्पोर्टेंट स्टेट फंक्शन मतलब एक महत्वपूर्ण अवस्था फलन। एंट्रोपी एक महत्वपूर्ण अवस्था फलन है, इसके बारे में आप पढ़ें। तो इसमें दे रखा है एंट्रोपी एस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट फंक्शन विच इज एक्सटर्नली यूजुअल इन एक्सप्लेनिंग द स्पॉन्टेनिटी। मतलब ये जो फलन है या जो एंट्रोपी है, जो एस एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था फलन है जो स्वतः ही परिवर्तनता की व्याख्या में बहुत सहायक होता है। ठीक है, या इसके बारे में एक लाइन और भी आ सकती है, जैसे कि इसकी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, इसकी परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय से संबंध, अव्यवस्था, डिसऑर्डर अथवा यादृच्छिकता रैंडम्स की माप होती है। तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडम्स एसोसिएटेड विद इट, हम इसके बारे में ये भी बोल सकते हैं। तो ईस्वी में सेकंड आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे रखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागति का द्वितीय नियम। इसमें हम लिख सकते हैं द इन नेचर ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इन्वर्सेबल। तो प्रकृति में सभी स्वतः परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट है द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द कोर्स ऑफ एवरी सब्सटेंस प्रोसेस। तो प्रत्येक स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। इसी में आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो दे रखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन एलिमेंट और कंपाउंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ओके इज इक्वल टू जीरो। इसके बारे में हम लिख सकते हैं परम शून्य मतलब जो परम शून्य ताप है 0 केल्विन पर किसी शुद्ध दोष रहित परफेक्ट क्रिस्टलियन तत्व या यौगिक की एंट्रोपी शून्य होती है। ठीक है, बाकी आप अपना रिवाइज करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। आपसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।